हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम। एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 7 जून 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम वीडियो के डेली आखिरी में 10-10 मंत्री और उनके मंत्रालय रिवीजन करते हैं। तो आज भी हम वीडियो के आखिरी में 10 राज्य मंत्री और उनके मंत्रालय रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईटी कंपनी विप्रो के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा। तो विप्रो कंपनी जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, इसके वर्तमान में चेयरमैन है अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी जो कि 30 जुलाई को रिटायरमेंट ले लेंगे। तो इनकी जगह पे जो नए विप्रो कंपनी के चेयरमैन बनेंगे वो होंगे अजीम प्रेमजी के बेटे रिशद प्रेमजी। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। विप्रो कंपनी के जो सीईओ हैं उनका नाम है आबिद अली नीमचवाला। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये हैं आबिद अली नीमचवाला। ये हैं विप्रो कंपनी के चेयरमैन अजीम प्रेमजी, और ये हैं अजीम प्रेमजी के बेटे रिशद प्रेमजी जो कि अब विप्रो कंपनी के नए चेयरमैन बनेंगे। विप्रो कंपनी का मुख्यालय है बेंगलुरु में। विप्रो कंपनी के मालिक हैं अजीम प्रेमजी, और विप्रो कंपनी के सीईओ हैं आबिद अली नीमचवाला, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। विप्रो कंपनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। तो अब आपको पता होना चाहिए पहली और दूसरी। पहली भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसका मुख्यालय है मुंबई में, और टीसीएस के सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है भारत की इन्फोसिस के सीईओ हैं सालिल पारेख, और इन्फोसिस का मुख्यालय है बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारतीय फुटबॉलर बन गए हैं। तो ये हैं सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने अभी अभी अपना 108वां अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का मैच खेलकर भारत के सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री जो कि भारत के तेलंगाना राज्य से हैं। इनके नाम एक और रिकॉर्ड है, वो क्या है, सुनील छेत्री भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मैचों में फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले भी खिलाड़ी हैं। इन्होंने अभी तक टोटल अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 68 गोल किए हैं, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी ने इसी साल 2019 में। लियोनेल मेस्सी ने अंतर्राष्ट्रीय मैच में टोटल गोल दागे हैं 65, लेकिन इनका जो रिकॉर्ड है भारत के खिलाड़ी सुनील छेत्री ने तोड़ दिया है। सुनील छेत्री ने अभी तक टोटल अंतर्राष्ट्रीय मैच में गोल दागे हैं 68, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो गोल दागे हैं वो दागे हैं पुर्तगाल के खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, जिन्होंने टोटल अभी तक 88 गोल दागे हैं अंतर्राष्ट्रीय मैच में। तो ये 2 रिकॉर्ड आपको सुनील छेत्री के नाम है, याद रखना है। सबसे अधिक गोल दागने वाले भारत के फुटबॉल खिलाड़ी हैं अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सुनील छेत्री। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भी हैं फुटबॉल के खिलाड़ी सुनील छेत्री जो कि भारत के तेलंगाना राज्य से हैं। इसके अलावा जो भारत की नेशनल फुटबॉल टीम है उसके कैप्टन भी हैं सुनील छेत्री, और इसके अलावा सुनील छेत्री को इस साल पहला फुटबॉल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो इतने क्वेश्चन आपको सुनील छेत्री के नाम से याद रखना है। दूसरे खिलाड़ी जिनका नाम है बाईचुंग भूटिया सिक्किम राज्य से हैं, और इन्होंने अब फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, बाईचुंग भूटिया ने अपना खुद का एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया है जिसका नाम है हमरो सिक्किम। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमरो सिक्किम जो पॉलिटिकल पार्टी है ये किस खिलाड़ी ने बनाया है। तो आपको याद रखना है फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया ने बनाया है, जो कि सिक्किम राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का महानिदेशक के रूप में, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम है मृत्युंजय मोहपात्रा को साइक्लोन मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए साइक्लोन मैन किसे कहा जाता है तो उत्तर होगा मृत्युंजय मोहपात्रा, जो कि अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब दूसरा क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग किस
मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी मंत्रालय के यानी कि अर्थ साइंस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के साथ साथ पृथ्वी मंत्रालय का भी मंत्री बनाया गया है और पृथ्वी मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसके नए महानिदेशक बने हैं मृत्युंजय मोहपात्रा, जिनको साइक्लोन मैन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा खड्ग प्रहार 2019 अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो खड्ग प्रहार जो कि भारतीय सेना की एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका अभी आयोजन किया गया है पंजाब राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी पंजाब। पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ 3 राज्यों की राजधानी। चंडीगढ़ की खुद राजधानी, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी स्टेट है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब के राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में विमोचित पुस्तक क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो पुस्तक लिखी गई है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, इसके लेखक हैं आशीष रे, जो कि भारत के सबसे महान कमेंटेटर माने जाते हैं। इस पुस्तक में इन्होंने 1975 से लेके 2015 तक भारत के सापेक्ष जो क्रिकेट वर्ल्ड कप की स्थिति है वो पूरा विवरण इस पुस्तक में लिखा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आशीष रे। ये पुस्तक अभी विमोचित की गई है इंग्लैंड में, जब भारत का पहला क्रिकेट खेला गया था वर्ल्ड कप में, उसी समय इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। ये है पुस्तक का कवर फोटो जो आप देख पा रहे हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज बाई आशीष रे। अगला क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया गया है? तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसका अभी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है चांदीपुर रेंज उड़ीसा से, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? तो ये डेवलप की गई है भारत के DRDO द्वारा। DRDO का पूरा नाम है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और DRDO के वर्तमान में चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। अब आपको 2-3 क्वेश्चन और याद रखना है। अभी आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था उड़ीसा के बालासोर तट से। इसके अलावा जो ब्रह्मोस एयर मिसाइल है इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था सुखोई MKI विमान से। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये पृथ्वी, समुद्र या आकाश कहीं से भी चलाई जा सकती है। और जो भारत का स्पेस एजेंसी है इसरो, उसका मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी में। अगला क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में चैंपियंस लीग फुटबॉल निर्माता लेनार्ड जोहानसन का निधन हो गया है। तो आपको बताना है लेनार्ड जोहानसन किस देश से थे? तो लेनार्ड जोहानसन स्वीडन देश से थे, जिनका अभी निधन हो गया है। लेनार्ड जोहानसन जो कि एक स्पोर्ट्स ऑफिसर थे, इन्होंने ही जो फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित चैंपियन माना जाता है यूरोप में, जिसका नाम है चैंपियंस लीग, इसकी स्थापना की थी, यानी कि चैंपियंस लीग के फाउंडर थे लेनार्ड जोहानसन, जिनका निधन हो गया है। अब आपको पता होना चाहिए कि चैंपियंस लीग क्या है। तो चैंपियंस लीग का पूरा नाम है UEFA चैंपियंस लीग। UEFA का पूरा नाम है यूरोपियन यूनियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसके नाम से यूरोप में सबसे ज़्यादा जो प्रतिष्ठित फुटबॉल की ट्रॉफी है वो है UEFA चैंपियंस लीग, जिसका स्थापना की गई थी लेनार्ड जोहानसन के द्वारा, जिनका अभी निधन हो गया, जो कि स्वीडन देश से थे। एक संस्था का नाम और आपको याद रखना फुटबॉल से, वो है फीफा जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है। फीफा के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। फीफा का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख सिटी में। फीफा में दुनिया में जो नंबर 1 देश है वो है बेल्जियम, और फीफा में भारत की रैंकिंग है 101। अब आपको याद रखना है 3 फीफा वर्ल्ड कप के वेन्यू। 2018 में फीफा वर्ल्ड कप खेला गया है रूस में, इसके 4 साल बाद 2022 में खेला जाएगा कतर में, इसके 4 साल बाद 2026 में खेला जाएगा 3 देशों में, कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में। तो इतने क्वेश्चन आपको फीफा से याद रखने हैं।
अब एक क्वेश्चन यहाँ से स्वीडन से एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है। स्वीडन जो कि यूरोपियन यूनियन का एक देश है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में, और स्टॉकहोल्म में ही है एक संस्था जिसका नाम है सिप्री इंटरनेशनल रिसर्च एंड पीस इंस्टीट्यूट। इसका मुख्यालय भी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में जारी दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति में आरबीआई ने रेपो दर को घटा के कितने प्रतिशत कर दिया है। तो ये क्वेश्चन जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट का फंक्शन क्या होता है। तो रेपो रेट का पूरा नाम है रीपर्चेज ऑप्शन रेट। रेपो रेट आरबीआई का सबसे अच्छा टूल माना जाता है मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। कैसे कंट्रोल करता है मार्केट? रेपो रेट के थ्रू। अब मैं आपको बताता हूँ। रेपो रेट वह रेट है जिस पे आरबीआई जो कमर्शियल बैंक हैं उनको लोन देता है और उस पर जो इंटरेस्ट लगाया जाता है उसको बोला जाता है रेपो रेट। तो आप कह सकते हैं रेपो रेट इज़ द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड। अगर किसी बैंक के पास फंड का मनी का शॉर्टेज है तो बैंक जो है आरबीआई से लोन लेती हैं। तो उस समय जो आरबीआई द्वारा बैंक पे लगाया गया इंटरेस्ट है उसको बोला जाता है रेपो रेट। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे रेपो रेट के द्वारा जो आरबीआई है मार्केट रेगुलेट करता है। आप समझिए, जब आरबीआई से कोई बैंक लोन लेगा तो अगर रेपो रेट सस्ता होगा तो बैंक को भी लोन सस्ते दर पे मिलेगा। जब बैंक को लोन सस्ते दर पे मिलेगा तो बैंक भी आगे पब्लिक को लोन सस्ते रेट पे देगा। जब पब्लिक को लोन सस्ते रेट पे मिलेगा, बैंक लोन सस्ते रेट पे देगा, तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है, इसने कोई अपार्टमेंट खरीदा है। तो अपार्टमेंट जब खरीदेगा तो उस पे जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो भी सस्ता हो जाएगा। तो अब ये व्यक्ति जो है उसी अपार्टमेंट का जो प्राइस है कम दामों में जल्दी समय में चुका पाएगा। तो यही है रेपो रेट का फंक्शन। रेपो रेट जब सस्ता होता है तो बैंक को लोन सस्ता मिलता है, जब बैंक को लोन सस्ता मिलता है तो आगे पब्लिक को भी लोन सस्ता मिलता है, जिससे पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कम दामों में खरीद सकता है और पब्लिक के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ पाता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, अगर रेपो रेट ज़्यादा कम कर दिया जाए तो मार्केट में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आने की दिक्कत हो सकती है। कैसे? जब लोन सस्ता होगा, बैंक लोन सस्ते पे देंगे, लोग लोन ज़्यादा लेंगे। जब लोन ज़्यादा लेंगे तो पैसा जो है मार्केट में ज़्यादा आ जाएगा। ज़्यादा आने की वजह से जो वस्तुएं हैं उनका वैल्यू घट जाएगा, उसके साथ ही साथ जो पैसा है उसका भी वैल्यू घट जाएगा। तो मार्केट में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आ सकती है। तो अभी रेपो रेट को आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट घटा दिया है। पहले थी रेपो रेट 6%, अब 25 बेसिस घटा के 5.75% कर दिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है LIC AAO के लिए और बैंक के भी जितने एग्ज़ाम हैं, और साथ ही साथ जो SSC CGL तो नहीं कह सकते हैं, जो रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि बेसिस क्या होता है। जैसे 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं, इसी प्रकार जो रेट होती है उसको 100 बेसिस पॉइंट माना जाता है। एक को 100 बेसिस पॉइंट माना जाता है। तो पहले थी 6%, तो अब 25 बेसिस परसेंट घटा दिया है। तो अब 6 में से अगर 25 बेसिस पॉइंट घटाएंगे तो बचेगा 5.75%, यानी कि जो नई रेपो रेट दर है वो है 5.75%। अब आप इसका एक दूसरा उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब होता है जब आरबीआई किसी बैंक से लोन लेती है तो उस पर जो इंटरेस्ट लगाया जाता है उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। और आपको याद रखना है रिवर्स रेपो रेट सदैव कम होता है, रेपो रेट सदैव ज़्यादा होता है। तो अब आपको ये पूरा चार्ट याद रखना है। रेपो रेट 5.75%, रिवर्स रेपो रेट 5.5%, बैंक रेट 6%, CRR जिसको बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो 4%, SLR जिसको बोला जाता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो 19%। अगर आप ये पूरा चार्ट तैयार कर लेते हैं तो अगर आप LIC या बैंक का कोई भी एग्ज़ाम देने जाएंगे यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा।
और एक दूसरा होता है MSEF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये भी है वर्तमान में 6%। जितना बैंक रेट होता है उतना ही रखा जाता है MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और जो रिपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR है, ये RBI हर 2 महीने बाद इसको रिव्यू करता है, उसी हिसाब से घटाता या बढ़ाता है। तो अभी जो है आया है, ये आया है सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी इस फाइनेंशियल ईयर का। तो ये जो है अब 2 महीना बाद फिर चेंज किया जाएगा या नहीं चेंज किया जाएगा, सेकेंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी में ये चीज़ रिव्यू की जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, जो ये बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी है ये किसके द्वारा लाई जाती है? तो ये लाई जाती है RBI के द्वारा, जिसका मुख्यालय मुंबई में, और RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता जिसको बोला जाता है क्वाड का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता का अभी आयोजन किया गया है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। अब आपको पता होना चाहिए कि चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता क्या है। इसको चतुष्कोणीय इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 4 देश आते हैं। कौन कौन से? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी टॉक। ये 4 देशों के बीच जो सुरक्षा होती है उसकी बातचीत को लेकर होती है, और इस साल की जो बैठक हुई है वो हुई थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अभी क्या है आपको पता होना चाहिए, जो चीन है, चीन अपना साउथ चाइना सी में जो प्रभुत्व है दिन पर दिन बढ़ाता जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जो इसके जो आस पड़ोस के देश हैं, जैसे फिलीपींस हुआ, ताइवान हुआ, थाईलैंड हुआ, कंबोडिया हुआ, मलेशिया हुआ, सिंगापुर, ये सभी कह रहे हैं जो साउथ चाइना रीजन है इस पे दावा हमारा है, लेकिन चाइना कह रहा है जो पूरा साउथ रीजन सी है ये मेरा है। और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर आप इधर से कोई भी ट्रेड करेंगे और इधर की साइड जाएंगे तो आपको साउथ चाइना सी के थ्रू होके जाना पड़ेगा। लेकिन बात ये है वर्तमान में साउथ चाइना सी पे जिसका कब्जा होगा वहीं आगे का राजा हो सकता है, क्योंकि जो साउथ चाइना सी है यहाँ से पूरी दुनिया का 60% और पूरी दुनिया का लगभग 50% जो ट्रेड है इसी साउथ चाइना के सी के थ्रू किया जा रहा है। तो इस पे चीन अपना दावा ठोंक रहा है, दिन पर दिन यहाँ अपने नेवी को बढ़ा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए और इसके चीन के प्रभुत्व को कम करने के लिए भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलके एक हर साल चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता की बातचीत करते हैं। इसको कैसे कम किया जाए और इसके आसपास के जो देश हैं उनको कैसे सुरक्षित महसूस कराया जाए, इसी से रिलेटेड एक टॉक है जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी टॉक, हिंदी में कहते हैं चतुष्कोणीय सुरक्षा वार्ता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरैक्टिव गेम शो कैम्फेटी किसने लॉन्च किया? तो कैम्फेटी जो कि एक गेम शो है इसको लॉन्च किया गया फेसबुक कंपनी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A फेसबुक। फेसबुक जो कि अमेरिका की एक सोशल साइट्स कंपनी है, इसके फाउंडर और CEO हैं मार्क जकरबर्ग। और ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC CGL के फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट दिन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तिजानी मोहम्मद बंदे को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो आपको बताना तिजानी मोहम्मद बंदे किस देश से हैं? तिजानी मोहम्मद बंदे जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के हेड बनाए गए हैं, ये नाइजीरिया देश के हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है C। नाइजीरिया जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, इसकी राजधानी है अबुजा और नाइजीरिया की मुद्रा है नाइरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में L&T की जो वित्तीय सेवा कंपनी है उन्होंने एक डिजिटल सखी नाम का शैक्षणिक कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो आपको बताना है डिजिटल सखी L&T के द्वारा किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तमिलनाडु राज्य में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है A। इसके द्वारा क्या होगा, L&T कंपनी, ये जो L&T कंपनी भारत की जो सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इसकी एक कंपनी है वित्तीय यानी कि फाइनेंस कंपनी। इसके द्वारा डिजिटल सखी नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिसमें ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल
लिटरेसी में पढ़ाया जाएगा, उनके उस डिजिटल लिटरेसी के चीज़ में बातचीत की जाएगी, उसके बारे में ज्ञान बताया जाएगा। इसका नाम है डिजिटल सखी, जो कि एक शैक्षणिक कार्यक्रम है, यानी कि एजुकेशन इनिशिएटिव है। इसको लॉन्च किया गया है L&T कंपनी द्वारा तमिलनाडु राज्य में। L&T कंपनी, जिसका पूरा नाम है लार्सन एंड टर्बो, जो कि भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जिसका मुख्यालय है मुंबई में, और ये लॉन्च की गई है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु के राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडापड्डी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो ये था आज का पूरा वीडियो। अब हम देखते हैं आज के वीडियो के आखिरी में 10 राज्य मंत्री और उनके मंत्रालय। तो सबसे पहले पता आपको होना चाहिए कि राज्य मंत्री किसे कहते हैं। तो टोटल 57 मंत्री बने हैं, जिसमें 24 केंद्रीय मंत्री हैं, 9 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं, 24 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो हम कैबिनेट मिनिस्टर कवर कर चुके हैं, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे राज्य मंत्री। और मैं कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं ये सबसे बड़े मंत्री माने जाते हैं। इनका दर्जा और इनकी पावर सबसे ज़्यादा होती है, और इनकी सहायता के लिए जो मंत्री होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का जूनियर मंत्री होता है, और एक मंत्रालय के लिए एक से अधिक भी राज्य मंत्री हो सकते हैं। राज्य मंत्री का दर्जा, ओहदा और उनका जो पाने वाली सुविधाएं हैं वो कैबिनेट मिनिस्ट्री से कम होती हैं, और राज्य मंत्री सारी जो रिपोर्ट है कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करता है, और राज्य मंत्री जो है ये कैबिनेट मंत्री के अंडर काम करता है। तो टोटल जो मिनिस्टर बने हैं राज्य मंत्री वो बने हैं 24। एक बात और, एक मंत्रालय के लिए राज्य मंत्री एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं सभी राज्य मंत्री। सबसे पहला फग्गन सिंह गुलस्ते को बनाया गया है स्टील राज्य मंत्री। अगला है अश्वनी कुमार चौबे। अश्वनी कुमार चौबे को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाया गया है। अगला है अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल को संसदीय कार्य, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम का मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। अगला है वी मुरलीधरन। वी मुरलीधरन को विदेश मंत्रालय का मंत्री, साथ ही साथ संसदीय कार्य मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है जनरल सेवानिवृत्त BK सिंह को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है, और इसके जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका नाम है नितिन गडकरी। अगला है दानवे राव साहेब दादराव को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है, जिसके केंद्रीय मंत्री हैं रामविलास पासवान। एक बात और, जो राज्य मंत्री हैं ये इनका वही मंत्रालय होगा जो कि केंद्रीय मंत्री का मंत्रालय होता है, क्योंकि जो राज्य मंत्री है ये केंद्रीय मंत्रालय के अंदर काम करता है। दूसरा है रामदास अठावले को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है, और इसके अलावा कृष्णपाल को भी, रतनलाल कटारिया को भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। रामलाल कटारिया को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ साथ जल शक्ति मंत्रालय का भी मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है साध्वी निरंजन ज्योति को ग्रामीण विकास मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। अगला है बाबुल सुप्रियो को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। अगला है धोत्रे संजय सामराव को मानव संसाधन विकास मंत्री, संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। अगला है अनुराग ठाकुर को वित्त और कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है, और फाइनेंस कैबिनेट मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण। अगला है अंगदी सुरेश चन्न बसप्पा को रेलवे मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है, और इसके साथ ही साथ जी किशन रेड्डी को भी गृह मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया है, और गृह मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह। अगला है रेणुका सिंह सरुता को जनजाति मामले का मंत्री बनाया गया है, और जनजाति मामले मंत्री के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम है अर्जुन मुंडा। अगला है सोम प्रकाश को वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनाया गया है, और केंद्रीय मंत्री जो हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री के वो हैं
पीयूष गोयल। अगला है रामेश्वर तेली। रामेश्वर तेली को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग यानी कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है और इसकी कैबिनेट मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल। अगला है प्रताप चंद्र सारंगी। प्रताप चंद्र सारंगी को सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्योग, पशुपालन तथा डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। प्रताप चंद्र सारंगी के साथ ही साथ संजीव कुमार बाल्यान को भी पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। अगला है कैलाश चौधरी। कैलाश चौधरी को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है और इसके साथ ही साथ पुरुषोत्तम रूपाला को भी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। अगला है देवी श्री चौधरी। देवी श्री चौधरी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मंत्री बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम है स्मृति ईरानी। तो इस प्रकार से आज हम जितने भी राज्य मंत्री थे 24 वो सभी कवर कर लिए हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं रोज़ की तरह आज भी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉर्म अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।